ये कन्वेंशन सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद शाहिद जुबैरी की सदारत में इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मुल्क भर से आए हुए वकील रहनुमाओं, वकला तहरीक के कायद जनाब अहमद खान साहब, अजीज साथियों, आज का ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पे मुनक़द की जा रही है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क का एक दस्तूर है, इस मुल्क के अंदर जमहूरी पार्लियामेंट है, इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नहीं की जाती, कानून की हुक्मरानी है। अफसोस आज का ये मजमुआ, आज का ये कॉन्फ्रेंस, इसका क्या मुतालबा है? आज के कॉन्फ्रेंस का ये मुतालबा है कि आइन की बालादस्ती के लिए आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हूं। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इस बिल्डिंग के साथ एक बिल्डिंग इलेक्शन कमीशन की भी है। मैं पूछना चाहता हूं इस इलेक्शन कमीशन से, क्या आइन के आर्टिकल 224 का ये तकाजा नहीं कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें? आपका काम सिर्फ और सिर्फ आइन में दिया गया कि इलेक्शन करवाना। आज इलेक्शन कमीशन अपने काम से मुनर्रफ हो रहा है, तो क्या ये आइन से रोगरदानी नहीं? क्या आज इलेक्शन कमीशन से ये नहीं पूछा जाए कि शायद अगर हमारा चेयरमैन, आज अगर आप हमारी आवाज सुनते हैं तो ये सुन लो, ये आज का कॉन्फ्रेंस ये पहला कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये आज इब्तिदा है। इसका इख्तिताम पूरे पाकिस्तान के हर शहर में ले जाएंगे जब तक मुल्क के अंदर इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता। अजीज साथियों, जिस तरीके से साथी ने कहा कि यहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती हैं, कुछ सियासी तारीख पे मैंने हमेशा अहमद खान साहब को पढ़ा और उनकी किताब से और उनको सुना। जब पाकिस्तान बना कहा जाता था कि यह ऐसा वो मुल्क है जो बगैर किसी दस्तूर के चलता है। जब पहली दफ़ा 1956 में यहाँ पे एक दस्तूर दी गई तो उस दस्तूर को एक गवर्नर जनरल, डिक्टेटर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उस दस्तूर को रद्द किया। तो वो आइन साज कमेटी, जब पहली दफ़ा हम जुडिशल तारीख देते हैं कि मौलाना तमीज़ुद्दीन का वो केस का हम क्यों हवाला देते हैं कि उस वक्त जस्टिस मुनीर ने नजरिया ज़रूरत को जिंदा करके आइन को दफन किया। हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो मौजूदा जुडिशरी है, क्या ये जस्टिस मुनीर की बाकियात नहीं है? ये उनका तसलसल है। आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जज नहीं जो आज़ादाना तौर पर कोई फैसला कर सके। एक दिन पेशी की जाती है, ये एक तमाशा है। आज मेरे साथी कह रहा था कि परवेज इलाही के केस के बारे में, परवेज इलाही कोई इनकलाबी लीडर नहीं, ना माजी में कोई इनकलाबी था। वो हमेशा हर डिक्टेटर के साथ रहा, मुशर्रफ के साथ रहा। आज चूंकि परवेज इलाही ने शायद कोई सियासी बलोगत आ गई है, वो मेच्योर सियासत कर रहा है, तो साथी कह रहा था कि बजाय कि हमें परवेज इलाही को किसी अदालत में जाने की, वो परवेज इलाही परवेज खटक बन जाए तो उसके केस खुद खत्म हो जाएंगे। ये आपका सियासी तारीख है। जो आपके साथ है तो वो अच्छा है, जो आपका खिलाफ करता है तो आप कहते हैं कि ये गद्दार है। बलूचिस्तान से घोष बिजंजो को मैं इसलिए सजा दी गई कि उसके 100 रुपए के नोट में लिखा था कि 1 यूनिट को तोड़ो। क्या घोष बिजंजो का 1 यूनिट तोड़ने का जो दावा था वो गलत था? उसको जेल दिया गया। बलूचिस्तान के जमहूरी हुकूमत 1973 में सरदार अताउल्लाह मेंगल के जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। बलूचिस्तान में
पहले भी मार्शल था, बलूचिस्तान में आज भी मार्शल है। बलूचिस्तान में पहले भी आइन मुअत्तल था, बलूचिस्तान में आज भी आइन मुअत्तल है। बलूचिस्तान में पहले भी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही थी, बलूचिस्तान में आज भी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है। हमारे साथी जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट, जब आपको ये बताओ जब पहली दफा जब एक पीटीआई के गवर्नमेंट में आर्मी चीफ को जब एक्सटेंशन दी जा रही थी, तो उस पीटीआई गवर्नमेंट के साथ साथ पीडीएम की जमायतें भी इस एक्सटेंशन में उनके साथ थे। आज तमाम पार्टियां क्यों रो रही हैं? अगर उस वक्त उस आर्मी एक्ट में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो आज किसी को ये जरूरत नहीं होता। आज इसके बाद फिर आर्मी के अंदर सीक्रेट ट्रायल, फिर सियासी कारकुन को उठाना बलूचिस्तान के अंदर, तो हम शुरू के दिनों से मावरा आइन अदालतें हम फेस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का मसला है, आज से 50 साल पहले भी मसला मिसिंग पर्सन का मसला था। उस आर्मी एक्सटेंशन के खिलाफ, उस सीक्रेट आर्मी एक्ट के खिलाफ किसने आवाज बुलंद की? ये हाल गवाह है, ये तारीख गवाह है। कराची के जब प्रोग्राम हो रहा था नईम कुरैशी की सरबराही में, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि हम इस आर्मी के इस एक्सटेंशन को रद्द करते हैं, और सबसे पहले ये नारा वकीलों ने लगाया था और तमाम पार्टियां इसको सपोर्ट कर रहे थे। आज भी मैं इस तमाम पार्टियों से कहता हूं, बशमूल पीडीएम, बशमूल पीटीआई, कि खुदारा आज भी आप जिस एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अभी जो आर्मी सीक्रेट एक्ट बनाया गया, किसी एक पार्टी ने मुखालफत की, बशमूल पीटीआई के भी, पीटीआई के सेनेटरों ने भी बोला भी ठीक है। कोई इसलिए नहीं बोलता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे शायद कल हमें इक़्तिदार नहीं दी जाएगी। जो एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करेगा, जो वजीर आजम बनेगा, जो वजीर बनेगा, उसका हशर भी आज जैसे हुक्मरानों जैसा होगा। जब आइन का तकाजा ये था कि 5 साल हुकूमत पूरे किए गए, तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर वजीर आजम की नामजदगी करेंगे। जब अनवर हक काकड़ का नाम बतौर वजीर आजम आया, तो दोनों हैरान रह गए कि हमारा अनवर हक काकड़ भी वजीर आजम बनेगा। ना तो वजीर आजम को इस नाम का पता था, ना अपोजिशन लीडर को इस नाम का पता था। इसे हम कहते हैं जमहूरियत। वकील साथियों, ये तारीख गवाह है, जब भी इस मुल्क में आमर डिक्टेटरों ने कदम रखा, तो इसका सबसे पहली मुखालफत जो बगावत की है, इस काला कोट ने की है, काले टाई ने की है। आज भी इस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत को बताना चाहते हो, आइन को बताना चाहते हो, कानून की बालादस्ती चाहते हो, तो तमाम वकला को बगैर किसी तकसीम के, बगैर किसी तफरीक के मैदान में होना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा कि हम एक ही नारा लगाएं, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। उस जज को भी हम नहीं मानते जो डिक्टेटर के कहने पे यहां पे बैठा हुआ है। मैं खुद मेंबर हूं, मेंबर जुडिशियल कमीशन का। जुडिशियल कमीशन में क्या होता है, क्या आज तक कोई मेरिट पे कोई जज भर्ती हुआ? वो चैंबर के फेलो, एक जज का रिश्तेदार, दूसरा चैंबर फेलो, उनके उठा को हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। चौथे नंबर, 5वें नंबर जज को आप उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं। फिर आप ये ना रोएं कि फिर हमारे इमरान खान के केस में क्यों फैसला देर से आता है, परवेज इलाही के केस में क्यों फैसला देर से आता है, नवाज शरीफ के केस का फैसला क्यों मुख्तलिफ आता है। हाँ, ये इसलिए मुख्तलिफ आता है कि ये जो बुलाए गए जज थे वो मेरिट पे नहीं है, ये उनके अपने लाए हुए जज हैं। जब वो बोलेंगे तो फैसला करेंगे, जब नहीं बोलेंगे तो फैसला नहीं करेंगे। हम इस आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से मेरे साथी ने कहा कि महंगाई, ये गुर्बत, आज एक मजदूर से पूछें क्या वो बिजली का बिल अदा करने का काबिल है? क्या वो जो दिन दिहाड़ी कमाने वाला, क्या वो शाम को अपने बच्चे के लिए, घर वालों के लिए वो आटा खरीद के ले जा सकता है? इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बेचारे बेघर हैं, दिहाड़ी तौर पर वो मजदूरी करते हैं,
लेकिन IMF के कर्ज तले जो अरबों डॉलर हैं, क्या अरबों डॉलर उन गरीबों ने लिए हैं या उन अशरफिया ने लिए हैं? जिन्होंने अरबों डॉलर लिए हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि एहतसाब हो, सबसे पहले जजेस का एहतसाब हो, जर्नलिस्ट का एहतसाब हो, सबका एहतसाब हो, ब्यूरोक्रेट का हो, करप्ट ब्यूरोक्रेट का हो। इसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होगा। जब हम एहतसाब नहीं करेंगे, जजेस को एहतसाब के दायरे में नहीं लाएंगे, जर्नलिस्ट को एहतसाब के दायरे में नहीं लाएंगे, करप्ट ब्यूरोक्रेट को एहतसाब के दायरे में नहीं लाएंगे, तब तक मुल्क का हालत ये होगा। मैं आखिर में तमाम वकला से गुजारिश करूंगा कि आएँ, यकजा हो जाएं, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने ख्यालात का थोड़ा मुख्तसर रखें, क्योंकि हमारे पास स्पीकर आज बहुत ज़्यादा हैं। मैं अब दरख्वास्त करूंगा फॉर्मर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन राजा जवेद इकबाल साहब से कि वो रुस्तम पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें।